हेलो फ्रेंड, दिसंबर 2023 के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर आ चुका है। हम जानेंगे इस बार कि दिसंबर 2023 के फर्स्ट वीक में देश, दुनिया और इंटरनेशनल लेवल पर क्या ऐसी घटनाएं घटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट करती हैं। जी हाँ साथियों, डोलचा अकेडमी पर मैं पंकज यादव लेकर आया हूँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गया है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं, चीन का ये बेल्ट एंड रोड एनिविएशन है, यह सिल्क रोड से संबंधित है और दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली के द्वारा ऑफिशियल तौर पर बताया गया है कि वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में काम नहीं कर पाएगा। उसका कारण एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। चीन के द्वारा जो एक सिल्क रोड, जिसे भारत में सिल्क रोड कहा जाता है और चीन के द्वारा इसे नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली एक ऐसी रोड का निर्माण करने की चीन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सभी देश साथ दे रहे हैं। और सभी देशों में इसमें अभी हाल ही में इटली ने निर्णय लिया है अपने किसी आर्थिक, भू राजनीतिक और रणनीतिक विचारों के कारण कि वह इस रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना भागीदारी नहीं निभा पाएगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी शानदार है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि किस संस्थान में जल शुद्धिकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन विकसित किया गया है। तो जल संसाधन मंत्रालय ने ये रेखांकित किया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये जल शुद्धिकरण के लिए काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, जिसे हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। पानी से जो आर्सेनिक और धातु आयन है, यानी कि जो हार्ड वाटर है, या जिस तरह से हम कह सकते हैं जो जल पीने योग्य नहीं है, उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं जो पीने योग्य नहीं होते हैं, जो पानी में मिले हुए होते हैं, या तो आज के समय पानी जैसे गंदा हो रहा है या पहले के समय जैसे पानी खारा होता था, इसी तरह के जितने भी आर्सेनिक और धातु आयन हैं उन्हें हटाने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा एक मशीन डिज़ाइन की गई है, एक तकनीक डिज़ाइन की गई है जिसे नाम दिया गया है अमृत। अमृत के नाम से जाना जाता है और ये विकसित कर दी गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें पानी की जो गुणवत्ता है, जहाँ पर जैसे अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में पानी खारा अधिकतम है क्योंकि समुद्र नज़दीक है। तो इसका जो उद्देश्य रहने वाला है वह है कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनको अच्छी गुणवत्ता वाला पानी मिले और जल जीवन के मिशन के तहत इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि किस सरकारी विभाग ने पीएम जनमन योजना शुरू की है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा एक पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। अधिक जानकारी के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से इस योजना को एक जनजातीय समुदाय की अनूठी चुनौतियों को समाधान करने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए जो जनजातीय मामले हैं उनके मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की योजना की शुरुआत की जा रही है। तो इस तरह से ये पीएम जनमन योजना है जो आदिवासियों से संबंधित है और इसके जो मंत्री जी हैं वह प्रधानमंत्री द्वारा इसे शुरू किया गया है और इसमें जितने भी जनजातीय मामले होंगे, उनके न्याय से संबंधित जो मामले होंगे, उन सभी पर ये काम करने वाली है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा 2016 के संस्करण यादें और यादें के लिए सन 2023 में 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो व्यास सम्मान है, ये हिंदी का काफ़ी सम्मानित सम्मान होता है, जो एक अवार्ड होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 की घोषणा की गई, जिसमें हिंदी के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता को लेते हुए सन 2016 में संस्करण हुई एक बुक है जिसमें यादें और यादों के लिए निपुण जो उसकी लेखिका हैं, हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप कमेंट सेशन में लिखकर बता सकते हैं कि इससे पहले जो ये पुरस्कार दिया गया था, व्यास सम्मान पुरस्कार, किसे दिया गया था, यानी कि 32वां सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड ने भारत में
देश भर में 500 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो इंडियन ऑयल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। इंडियन ऑयल के साथ टाटा कंपनी की जो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक हस्ताक्षर किया है जिसमें टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस ने एक मजबूती इंटरसिटी चार्जिंग नेटवर्क के लिए अपने विकास पर जोर देते हुए उन्होंने भारत में कुल अभी तक 500 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स को स्थापित किया है। और ये स्थापित किए गए हैं इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारे जो पेट्रोल पंप होते हैं, उन्हीं के साथ साझेदारी करके। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यूनिवर्सल है ये, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान या आवश्यकता पर जोर दिया जाता है कि जिससे कि सभी वित्तीय सुरक्षाओं को न्यायसंगत और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पर प्रदान किया जा सके। यह इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यह है कि जितने भी देश हैं वे अपने देश की जितनी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उन्हें बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 में भारत या कौन से देश ने भाग ले रहे हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहने वाला है, भारत और वियतनाम। जैसा कि हम इन एक्सरसाइज को समझने के लिए थोड़ा सा जो एक्सरसाइज का नाम है उस पर गौर करें तो कुछ हद तक समझा जा सकता है। विन मतलब वियतनाम और बी लिखा हुआ है तो यानी कि भारत। तो इन्हें समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये किस तरह का अभ्यास है। भारत और वियतनाम के बीच सहयोगी साझेदारी को मजबूत करने के लिए, आत्मसंचारणीयता को बढ़ावा देने के लिए और सर्वोच्च प्रथाओं को आपस में साझा करने के लिए विनबैक्स 2023 का अभ्यास में भाग लेना, यानी कि भारत की तरफ से इसमें 45 भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों के द्वारा एक टुकड़ी बनाई गई जिसमें वियतनाम के हनोई में पहुंची और वहां पर ये जो विनबैक्स अभ्यास है वहां पर हुआ। तो इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, जिसमें कि भारत की तरफ से कि भारत की टुकड़ी में कितने भारतीय सशस्त्र बल कर्मी थे, तो 45 हो गई। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पर हुई, तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल जवाब हुआ कि वियतनाम में हुई, और इसके अलावा वियतनाम के हिनोई शहर में ये एक्सरसाइज हुई, या हिनोई स्थान पर या स्टेट है जो भी है उनका। और इसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सन 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सन 2024 का जो COP29 है वह दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अजरबैजान देश के बाकू शहर में COP29 आयोजित किया जाएगा 2024 में। और इसमें ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने करंट अफेयर तैयार किया है उसमें भी कई बार ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम बताने वाले हैं कि अजरबैजान का और आर्मेनिया के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें मतलब कि कौन से देश में ये प्रोग्राम होना है। तो इसके बाद ये समाधान निकल के आया है कि इस बार COP29 यानी कि सन 2024 का जो COP29 है वह अजरबैजान में होने वाला है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये 11 से 24 नवंबर 2024 तक बाकू शहर है अजरबैजान का, वहाँ आयोजित होने वाला है, यानी कि लगभग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम। किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये बचत खाता एक लॉन्च किया गया जिसका नाम है नारी शक्ति। तो ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है जानने के लिए ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं वह स्वतंत्र आय स्रोतों वाली, जैसे कि 18 से अधिक एज वाली जो महिलाएं हैं और इससे अधिक जितनी भी हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी महिलाएं हैं अपने आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दें, और ये अपना एक महत्वपूर्ण कदम है बैंक की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नई दिल्ली में एक कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी,
डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। तो काफ़ी शानदार नाम है, इसे याद रखा जा सकता है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को उनके भौतिक और जैव विज्ञान और जो सूक्ष्म जैविक अध्ययन है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को दिया गया है। और जैसा कि अभी इनके फील्ड के बारे में बात करें तो भौतिक और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक के अध्ययन के लिए दिया गया है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि शहरी स्ट्रीट वेंडरों को समर्थन देने के लिए हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना लाभार्थियों को सूक्ष्म ऋण वितरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। यानी कि जितने भी हमारे वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स के लिए जितने जो सिटी में होते हैं, उनको एक लोन देने की एक योजना शुरू की गई है ताकि वे अपने काम को और बढ़ा सकें। तो राज्यों में सरकार के खुलासे के अनुसार जो हमारी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है की योजना है, इसके तहत एक माइक्रो क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। यानी कार्यक्रम को एक डिज़ाइन दिया गया है कि वो सभी COVID-19 के प्रकोप के जो हमारा कोरोना काल का रहा था उसके समय से प्रकोप के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, यानी कि जो शहर में अपना स्ट्रीट्स में अपना सामान बेचते थे, उनके लिए ये योजना चलाई गई और उसमें 9,790 करोड़ रुपए का एक पैकेज बनाया गया है, जिसके तहत सभी को उसमें लोन दिया जाएगा ताकि वे अपने काम को और बेहतर बना सकें और अपनी सुविधाओं को और अच्छा कर सकें। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? तो जैसे कि जनरेशन चल रही है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में अपनी अपनी जनरेशन है। जैसे कि हम फ़ोन में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, तो अभी ये एक चौथी जनरेशन परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन के द्वारा अभी हाल ही में जो सिदाओ बे उनका परमाणु से ऊर्जा संयंत्र है, वहाँ पर वाणिज्यिक संकलन और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जिससे दुनिया का चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर पेश करने के लिए और टिकाऊ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। तो साथियों, दुनिया भर में इस समय काम चल रहा है जो हमारा COP29 होने वाला है या COP28 हुआ था लास्ट इस 2023 में। इन सभी का उद्देश्य है कि किस तरह से देश दुनिया की जितने भी कार्बन उत्सर्जन और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए। तो इसमें चीन ने एक काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है और उन्होंने परमाणु संयंत्र का चौथा जनरेशन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि नमो ड्रोन दीदी पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? एक नमो ड्रोन दीदी पहल है और इसका जो फोकस रहने वाला है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहने वाला है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना। तो इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ना दीदी का मतलब ही महिलाओं से संबंधित है और स्वयं सहायता समूह जितने भी होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। नमो ड्रोन दीदी पहल का लक्ष्य है कि जितनी भी ग्रुप्स हैं महिलाओं के, वे अपनी 15,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन प्रदान करें। ये कृषि ड्रोन से संबंधित है, जिससे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी कृषि क्रांति में अपना भूमिका निभा सकें। तो ये कृषि से संबंधित है। सबसे अच्छी बात यह है कि नमो ड्रोन ये कृषि से संबंधित है, दूसरा ये महिलाओं से संबंधित है और तीसरा ये महिलाओं को कृषि क्रांति में जागरूक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट 14। हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है, आप शायद अब तक न्यूज़ में जान भी चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, डोनाल्ड टस्क। तो पोलैंड देश काफ़ी शानदार देश है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। तो जो पूर्व यूरोपीय संघ के नेता हैं ये डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में लौटे हैं और दुनिया का मानना है कि ये रूढ़िवादी जो शासन है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
यानी कि ये रूढ़िवादी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा उनके नेतृत्व में एक यूरोपीय समर्थन युग लाने की उम्मीद है कि अब लोकतंत्र मानकों को बहाल करने के लिए यूरोपीय सहयोगियों के साथ संबंधों को सुधार कर ध्यान केंद्रित कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, यूरोप में जैसे आप जानते हैं कि यूरोप में वहाँ पर लोकतंत्र से ज़्यादा रूढ़िवादी समर्थक ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो नेता हैं वो डोनाल्ड टस्क, जो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, ये लोकतंत्र के मानकों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस तरह से दुनिया का विश्वास है कि अब पोलैंड में भी लोकतांत्रिक देश होने वाला है, लोकतांत्रिक नेता मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा ए है, कबीर बेदी। तो जो कबीर बेदी हैं, इन्हें इटली के प्रति अपनी बिना किसी शर्त के प्रतिबद्धता और भावुक समर्पण के लिए ये इटली के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड इटालियन रिपब्लिकन मिला है। ये उनका उत्कृष्ट योगदान है कि समाज के प्रति उन्होंने इटली देश में काफ़ी देश को सराहना दी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और ऐसे ही अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।